हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी और दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस के बारे में। दोस्तों यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन है जो आपके यूरिनरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। अब यूरिनरी सिस्टम में जितनी भी चीज़ें आ गई आप स्क्रीन पे चल के उन्हें देख सकते हैं। सबसे पहले तो आ गया आपका किडनी, ठीक है। उसके बाद आ गया राइट यूरेटर और लेफ्ट यूरेटर, मतलब यूरेटर्स जो होते हैं आपके। थर्ड है आपका ब्लैडर और फोर्थ है आपका यूरिथ्रा, ठीक है। ये चारों अगर आ गए हैं इसमें, इनसे रिलेटेड कोई भी अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको हम यूटीआई इन्फेक्शन काउंट करेंगे, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन काउंट करेंगे, ठीक है। इसका जो बेसिक जो कॉजिंग एजेंट होता है वो होता है आपका ई कोलाई। अब ई कोलाई के अलावा एक और होता है, लेकिन मोस्टली जो है ई कोलाई ही रहता है, इसलिए हम जो है ई कोलाई तक ही सीमित रहने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ इसके सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले यूरिनेशन अगर हो रहा है, बार बार यूरिन के लिए इंसान जा रहा है और यूरिन में उसको जलन महसूस हो रही है, ठीक है। दूसरा है क्लाउडी और स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग यूरिन उसकी आ रही, बहुत ज़्यादा स्मेल अगर उसकी यूरिन से आ रही है, या फिर उसके लोअर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, नीचे भाग में पेट के निचले हिस्से में अगर दर्द का अनुभव हो रहा है तो वहाँ पर जो है आपका यूटीआई के इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। इसका सिंपल सा एक यूरिन टेस्ट आता है, ठीक है। हम यूरिन टेस्ट करेंगे और उससे हमें पता लग जाएगा कि भैया इसमें यूरिनरी इन्फेक्शन है या नहीं है, और है तो कितना है, ये सब उसके थ्रू हमें पता लग जाएगा। अब हम बात करते हैं एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स के बारे में, मतलब ऐसे एजेंट जो यूटीआई को क्योर करते हैं। उसमें सबसे पहले हम बात करें क्यूनोलोन्स के बारे में, ठीक है। क्यूनोलोन्स एक ऐसी कैटेगरी है ड्रग्स की जो आपका स्पेसिफिकली यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को ट्रीट करती है। अच्छा, जो सबसे पहला जो क्यूनोलिन बना था, इसका नाम है क्विनोलोन, मैं गलत प्रोनाउंस किया अभी, ठीक है। क्यूनोलोन्स, ठीक है। क्विनोलोन्स जो है आपका सबसे पहला जो बना था वो बना था नेलिडिक्सिक एसिड। नेलिडिक्सिक एसिड जो होता है इसमें एक चीज़ कॉमन होती है, वो होती है N1 एल्काइलेटेड 3 कार्बोक्सी पायरिड। ये पायरिड होगा, पायरिडीन को डिनोट कर रहा है, 4 ओन रिंग, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, N1 मतलब पहले पोजीशन पर N है, एल्काइलेटेड मतलब उसी पोजीशन पे जो है एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। और 3 कार्बोक्सी तीसरे पोजीशन पे एसिड है, कार्बोक्सिल ग्रुप है। और पायरिड, पायरिड मतलब पायरिडीन रिंग। ये जो पूरी रिंग है आपकी, पायरिडीन रिंग का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है। तो ये जो पूरी रिंग है आपकी, ये क्या है आपकी पायरिडीन रिंग के ऊपर बनी हुई है। और 4 ऑन मतलब चौथे पोजीशन पे ओन मतलब कीटोन ग्रुप है, इसीलिए ये जो कंपाउंड है इसका नाम क्या हो जाएगा, ये रिंग हो जाएगी। इसमें ये रिंग कॉमन होगी, कौन सी रिंग, N1 एल्काइलेटेड 3 कार्बोक्सिल पायरिड 4 ओन रिंग, ठीक है। तो ये आगे हम पढ़ेंगे इसको बहुत डिटेल में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत आसान है इसका। जो आपका जितने भी क्यूनोलिन है, मैं यहीं पर लिख देता हूँ क्विनोलोन्स, ठीक है। जितने भी क्यूनोलोन्स हैं ये क्या करते हैं दोस्तों, ये इनहिबिट करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं किसको, डीएनए गायरेज एंड टोपोआइसोमरेज, ठीक है। डीएनए गायरेज और टोपोआइसोमरेज 4, इसकी अलग अलग कैटेगरी होती है, हम 4th वाली की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों को ये क्या करता है, अफेक्ट करता है, इसकी इनहिबिट को कम करता है। बेसिकली डीएनए गायरेज और टोपोआइसोमरेज का काम क्या होता है, ये आपके जो भी डीएनए होते हैं उनकी सिंथेसिस में उनको जो है स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करते हैं, और वही यहीं पर जाके क्रॉस लिंकेज हो जाएगा, ठीक है। अगर ये डीएनए गायरेज और टोपोआइसोमरेज 4 अपना काम प्रॉपरली नहीं करेंगे, ठीक है, तो क्यूनोलोन क्या करता है, इसकी सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, जिसके वजह से जो है डीएनएज रप्चर होना शुरू हो जाता है और जो है आपका जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। ये तो इसका बेसिक जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के बारे में। ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहला तो यही है आपका कि इसमें N1 एल्काइलेटेड 3 कार्बोक्सी पायरिड 4 ओन रिंग होना चाहिए, ठीक है। ये जो है मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, ठीक है। सेकेंड है, मतलब ये इसका क्या है, कोर स्ट्रक्चर है, ठीक है। सेकेंड है आपका N1, ठीक है। पहले पोजीशन पे अगर हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4
5, 6, 7, 8 इस तरह से इसकी नंबरिंग रहेगी। पहले पोजीशन पे जो नाइट्रोजन होना कंपलसरी है, और ये नाइट्रोजन जो है यहाँ पर जो रिंग होगी, यहाँ पर 2 रिंग हो सकती है, एक तो एल्काइल रिंग हो सकती है या फिर साइक्लोप्रोपाइल रिंग। ठीक है, ये साइक्लोप्रोपाइल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो साइक्लोप्रोपाइल रिंग हो सकती है या फिर एल्काइल रिंग हो सकती है। अगर उसके अलावा कोई और भी रिंग रही तो उसकी पोटेंसी डिक्रीज हो जाएगी। ये दो क्या करते हैं, एल्काइल रिंग और साइक्लोप्रोपाइल रिंग, ये इसकी पोटेंसी को बढ़ाते हैं, मतलब इसकी एफिनिटी को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। अच्छा, दूसरे पोजीशन पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए। अगर दूसरे पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन रहा तो भी दिक्कत आ सकती है। प्रॉपर एंजाइम, डीएनए के एंजाइम के साथ बाइंडिंग करने में इसको दिक्कत आ सकती है। ये तो इसका सेकंड हो गया। उसके बाद 6th पोजीशन की अगर हम बात करें, ये वाला जो 6th पोजीशन है, 6 से पहले अगर हम 5th पोजीशन की भी बात करें तो जो 5th पोजीशन है उसमें अगर अमाइन ग्रुप लगा दें, यहाँ पर हम या तो अमाइन ग्रुप लगा दें, ठीक है, या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका इसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। R5 पर अगर हम अमाइन या हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दें तो ठीक है। R6 पे अगर हम फ्लोरो ग्रुप लगा दें तो इतनी बढ़िया एक्टिविटी आ गई थी जब पहले जो है जब क्विनोलिन्स आई थी, क्विनोलोन्स जब आए थे, तब इसमें 6th पोजीशन पे किसी ने फ्लोरीन ग्रुप लगा दिया और उसके बाद देखा उसकी एक्टिविटी 2 गुनी बढ़ गई। तो एक अलग से क्लास निकाल दी जिसका नाम था फ्लोरोक्विनोलिन्स। ठीक है, क्विनोलोन्स। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन मत करिएगा क्विनोलिन में और क्विनोलोन में। ठीक है, तो F अगर लगा दें, फ्लोरो ग्रुप अगर हम 6th पोजीशन पे लगा दें तो भी एक्टिविटी बहुत बढ़िया आ सकती है। 7th पोजीशन पर अगर पाइपराजीन रिंग लगा दें, पाइपराजीन ग्रुप लगा दें तो ग्राम नेगेटिव की जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पर। और 8th में अगर मिथॉक्सी ग्रुप लगा दें तो भी एक्टिविटी इंक्रीज होगी। ये बेसिक इसका क्या था, SAR था, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप था। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं नेलिडिक्सिक एसिड की। जो सबसे पहला क्विनोलोन है आपका वो है नेलिडिक्सिक एसिड। ठीक है, स्टार मार्क नहीं है तो सिर्फ स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा, स्ट्रक्चर आएगा एग्जाम में। नॉरफ्लॉक्सासिन नेक्स्ट है आपका, नॉरफ्लॉक्सासिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल स्ट्रक्चर देख लीजिए इसका। नेक्स्ट है आपका इनॉक्सासिन, ठीक है, उसमें भी स्टार मार्क नहीं है। अब है आपका सिप्रोफ्लॉक्सासिन में लेकिन क्या है, स्टार मार्क है। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन को हमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। देखिए जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है आपका वो आपकी एक फ्लोरोक्विनोलिन ग्रुप से आइडेंटिफाइड है। देखिए आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो है इसके 6th पोजीशन पे फ्लोरो ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए मैंने अभी बताया था 1st पोजीशन पे अगर साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप लगेगा तो एक्टिविटी इंक्रीज होगी, पाइपराजीन रिंग लगी होगी तो एक्टिविटी इंक्रीज होगी, यहाँ पर एसिड लगा हुआ है, 4 में कीटोन लगा हुआ है। ठीक है, तो सारे उससे एक्टिविटीज़ की इंक्रीज ही हो रही है। अब हम अगर इसके SAR की बात करें तो इसका सेम SAR आप ऐसा लिख सकते हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्विनोलोन्स का बताया था, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो यह है कि इसमें 4-ऑक्सोक्विनोलिन ग्रुप, ठीक है, 4-ऑक्सोक्विनोलोन ग्रुप जो है आपका ये होना चाहिए फर्स्ट। सेकेंड जो है आपका इसकी 6th पोजीशन पे जो है फ्लोरीन ग्रुप होगा, एक्टिविटी बहुत बढ़िया आ जाएगी। ठीक है, 3rd पोजीशन पे एसिड होगा तो एक्टिविटी जरूर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो एसिड होता है वो क्या करता है, चिलेशन करता है, किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। ठीक है, मैग्नीशियम के साथ चिलेट्स बना लेता है जो आपका डीएनए गायरेज और टोपोआइसोमरेज 4 जो एंजाइम्स होते हैं उनके साथ अच्छे तरह से बाइंड करने में हेल्प करता है। ठीक है, 4th पोजीशन पे जो है ऑक्सो ग्रुप है, मतलब कीटोन ग्रुप है, ये तो हमको पता ही है। ठीक है, ये जो है आपका साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप, ये क्या करता है, इसकी लिपोफिलिसिटी को बढ़ा रहा है जिससे जो पेनिट्रेशन होगा, सेल पेनिट्रेशन, वो अच्छे तरीके से होगा। ठीक है, और लास्ट जो 7th ग्रुप पे आपका पाइपराजीन रिंग है जो कि ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी को बढ़ा रहा है। तो ये सिंपल सा इसका क्या है, SAR है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है। अब हम बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में। मोड ऑफ एक्शन में क्या है, सेम वही है। ये जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है आपका ये क्या करता है, टोपोआइसोमरेज और डीएनए गायरेज, ठीक है, 4 टोपोआइसोमरेज 4, इनकी क्या करता है, एक्टिविटी को डिक्रीज करता है, इनहिबिट करता है, जिससे आपका डीएनए जो है रप्चर हो जाता है और बैक्टीरिया ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाता। ये सिंपल सा इसका क्या है आपका स्ट्रक्चर मोड ऑफ एक्शन है। अब हम बात करते हैं इसके सिंथेसिस की। अब इसकी सिंथेसिस बड़े ध्यान से देखिएगा, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बड़ी कर दी है। ठीक है, सबसे पहले तो क्या होगा, 3-क्लोरो-4-फ्लोरो-एनिलीन। ठीक है, एनिलीन अगर यहाँ पर मान लें तो 1 2 3 4 5 6, तीसरे पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप है, 4th पोजीशन पे
फ्लोरो ग्रुप है आपका, और ये पूरा एनिलीन है। तो इसके साथ रिएक्शन होगी। मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, अब क्या होगा आपका, सबसे पहले जो रिएक्शन होगी डाई इथाइल एक्सोमिथाइलिन मैलोएट के साथ रिएक्शन हो रही है। क्या होगा, अल्कोहल निकलेगा। अल्कोहल कहाँ से निकलेगा, C2H5O यहाँ से निकलेगा और एक H यहाँ से निकल जाएगा। ये देखिए C2H5OH हो गया। अब जैसे ही यहाँ से एक H निकलेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, बचेगा, यहाँ पर बचेगा NH। तो ये NH बचा है देखिए, और बाकी ये कंपाउंड जो है अच्छी तरीके से जाके यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो पूरा कंपाउंड मतलब ये जो है पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये वाला पूरा स्ट्रक्चर ये यहाँ जाके शिफ्ट हो जाएगा। तो आप ध्यान से अगर देखिए तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये पूरी तरीके से यहाँ पर शिफ्ट हो गया। देखिए अब इसको मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा रफ कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा चीज़ें क्लियर हो जाए। अब देखिए COO C2H5 यहाँ पर भी है, COO C2H5 यहाँ पर भी है, फिर है आपका ये देखिए C, ये आ गया आपका C, ये वाला C है, फिर इसके साथ COO C2H5 है। ठीक है, तो ये आपका CO और OC2H5। ठीक है, ये क्लियर कट हो गया। उसके बाद फिर आपका दोबारा से C2H5OH अल्कोहल फिर से निकलेगा। जब जैसे हम इसको गर्म करेंगे तो फिर से जो है अल्कोहल निकलेगा। कहाँ से, यहाँ पर H है। देखिए जहाँ पर भी बेंजीन में, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इस तरह से हर जगह पे क्या होता है, एक हाइड्रोजन होता है, तभी तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 होता है। इस तरह से हाइड्रोजन, सब जगह हाइड्रोजन लगा होता है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और ये जो हाइड्रोजन है इस इथॉक्सी ग्रुप के साथ जो है अल्कोहल बना लेगा, और इस तरह से ये पूरा कंपाउंड जो है अटैच हो जाएगा। जैसे ही यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा वैसे ही जो है आपका ये जो ग्रुप है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और इस तरह से आपका पूरा एक ग्रुप 4 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन ईस्टर इसका बन जाएगा। फिर क्या करेंगे हम, फिर हम इसको इस कंपाउंड के साथ जिसमें साइक्लोप्रोपाइल में क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, इसके साथ जो है अटैच करवाएंगे और HCl निकाल देंगे। HCl कहाँ से निकलेगा, एक तो आपको क्लियर कट पता है, एक Cl तो यहाँ से निकल जाएगा और H जो है यहाँ से निकल जाएगा, और ये वाला पूरा कंपाउंड यहाँ जाके अटैच हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से ये क्विनोलोन ईस्टर बन चुका है। और फिर जो है यहाँ से हम HCl निकालेंगे जब हम इसकी रिएक्शन इस कंपाउंड के साथ करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा आपका, मैं बीच बीच में थोड़ा क्लियर भी कर रहा हूँ ताकि क्लमजीनेस कम हो थोड़ा, ठीक है ना। अब क्या होगा, जैसे ही इसके साथ रिएक्शन होगी यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ से जो है Cl निकल जाएगा, और इसी पोजीशन पे ये पूरा ग्रुप आके अटैच हो जाएगा। देखिए इस तरह से इस पोजीशन पे ये पूरा ग्रुप आके अटैच हो गया है। अब क्या होगा नेक्स्ट आपका 2H2O, 2H2, H2 बोले तो HOH। ठीक है, 2 मोल है तो 2 बार HOH लिख लीजिए। अब यहाँ पर क्या होगा आपका, अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो दो आपका C2H5OH निकल रहे हैं, मतलब 2 अल्कोहल निकल रहे हैं। पहला अल्कोहल निकल रहा है यहाँ से, यहाँ पर C2H5O है तो एक H यहाँ कंज्यूम हो जाएगा तो C2H5OH बचेगा। ठीक है, और वहीं पर OH जो है यहाँ अटैच हो जाएगा क्योंकि ये तो निकल चुका है। अब यहाँ क्या बचा, CO बचा, तो OH आ जाएगा, तो ये हो जाएगा COOH। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी C2H5O बाहर निकल जाएगा और H के साथ अल्कोहल बना लेगा, और बचा हुआ जो ये OH है ये यहाँ जाके अटैच हो जाएगा और COOH बना लेगा। देखिए यहाँ पर भी COH बना लिया, यहाँ पर भी COH बना लिया, सिंपल। ठीक है, और लास्ट में क्या होगा, पार्शियल डिकार्बोक्सिलेशन होगा इसमें। पार्शियल डिकार्बोक्सिलेशन मतलब एक जगह से CO2 निकल जाएगा, तो यहाँ से हम CO2 निकाल रहे हैं। जैसे यहाँ से CO2 निकलेगा यहाँ क्या बचा, H बचा, तो ये NH आ गया, और एज इट इज़ जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन का पूरा स्ट्रक्चर आपका यहाँ पर बन चुका है। तो ये इसकी सिंथेसिस थी, थोड़ा सा बड़ी है मैं मानता हूँ, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ओफ्लॉक्सासिन का स्ट्रक्चर दे रखा है, स्टार मार्क नहीं है तो सिर्फ स्ट्रक्चर देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका लोमीफ्लॉक्सासिन, नीचे मैंने नोट्स दे रखे हैं आपका। ठीक है, स्पायरफ्लॉक्सासिन। नेक्स्ट है आपका गैटीफ्लॉक्सासिन, ठीक है, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। उसके बाद है आपका फ्यूरानजोलिडोन। अब ये जो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है यहाँ तक जो है आपका क्विनोलिन्स थे। अब जो है आपका मिसलेनियस कंपाउंड आ गए हैं, तो मिसलेनियस कंपाउंड जो है वो भी बड़े ध्यान से समझना होगा आपको। ठीक है, इसमें फ्यूरॉन रिंग होती है आपका। नेक्स्ट है आपका नाइट्रोफ्यूरेंटोइन। जो नाइट्रोफ्यूरेंटोइन है उसमें क्या स्टार मार्क लगा हुआ है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर के बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के बारे में। अब स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में सबसे पहले इसमें क्या है, जो नाइट्रोफ्यूरॉन ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है नाइट्रोफ्यूरॉन ग्रुप, ये पूरा जो ग्रुप है, ठीक है, फ्यूरॉन के साथ नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, ये आपका लिंक रहता है, ये आपका लिंक रहता है इस ग्रुप से। इसका नाम है हाइड्रोटॉइन ग्रुप।
ठीक है, इसलिए इसका नाम है नाइट्रोफ्यूरानटॉइन। ठीक है, तो हाइड्रोटॉइन ग्रुप के साथ जो है आपका ये जो नाइट्रोफ्यूरान है ये क्या है, अटैच रहता है आपका। ठीक है, ये तो इसका पहला हो गया। नेक्स्ट जो है आपका, अगर आप इस NO2 को रिप्लेस कर देंगे किससे, इसका आपका रिडक्शन कर देंगे, NH2 कर देंगे NO2 को, तो पूरी एक्टिविटी, पूरे जो ग्रुप है उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, एबोलिश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो फ्यूरॉन रिंग है वो एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है इसको, और जो हाइड्रोट्रॉइन मोइटी है, हाइड्रोट्रॉइन मोइटी क्या करता है, ड्रग की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, ड्रग की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाता है, एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये इसका SAR हो गया। नीचे नोट्स में मैंने सब कुछ दे रखा है, फ्री लेक्चर नोट्स मैंने ग्रुप कह रहा हूँ, सॉरी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाले हुए हैं। फिर है आपका नाइट्रोफ्यूरानटॉइन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब ये क्या कंपाउंड है, ये गजब का कंपाउंड है। ये एक्टिवेट होता है, ये क्या है, एक प्रोड्रग है, ये मैं आपको पहले बताना भूल गया। जो नाइट्रोफ्यूरॉन है ये क्या है, आपकी प्रोड्रग है। ये प्रोड्रग क्या करती है, जैसी बैक्टीरिया के अंदर जाती है तो बैक्टीरिया में एक एंजाइम होता है। अब देखिए, इसका नाम है, बैक्टीरिया के अंदर जो एंजाइम होता है वो एंजाइम होता है बैक्टीरियल नाइट्रो रिडक्टेज। ठीक है, ये एंजाइम होता है बैक्टीरियल नाइट्रो रिडक्टेज एंजाइम। ये क्या करता है, इस प्रोड्रग को एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, एक्टिव ड्रग हमारे पास ये नाइट्रोफ्यूरानटॉइन के रूप में आ जाती है, और फिर ये जो एक्टिव ड्रग है ये क्या करता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में, हैवी अमाउंट में जो है आपका फ्री रेडिकल फॉर्म करता है, फ्री रेडिकल फॉर्म करता है और नाइट्रो ग्रुप को बढ़ाता है, जिससे जो है आपका DNA रप्चर हो जाता है और आपका सेल की या बैक्टीरियल सेल की डेथ हो जाती है। ये इसका सिंपल सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अगर एक लाइन में मैं बोलूँ तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये जो है एक प्रोड्रग है जो बॉडी के अंदर, बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर, बैक्टीरिया के एक एंजाइम जिसका नाम है आपका नाइट्रो रिडक्टेज एंजाइम, बैक्टीरियल नाइट्रो रिडक्टेज एंजाइम, उसकी प्रेजेंस में जो है कन्वर्ट होता है और जो है DNA को अफेक्ट करता है। कैसे, फ्री रेडिकल बना के। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी सिंथेसिस के बारे में। इसे भी मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये जो सिंथेसिस है आपकी, अब इसको भी ध्यान से समझिएगा, बहुत सारी बुक्स में गलत दे रखी है। ठीक है, हाइड्राजीन है, NH2NH2 हाइड्राजीन का स्ट्रक्चर होता है। इसकी रिएक्शन हम क्लोरो एसिटिक एसिड से करेंगे। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। इसमें से एक H को हटा के इसको CH2 करके एक Cl ग्रुप डाल दिया है और ये बना दिया है आपका क्या, ये बना दिया है आपका क्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, सबसे पहले तो HCl रिलीज होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ से एक Cl निकल जाएगा, तो ये सारा कंबाइंड हो जाएगा, तो NHCH2OH हो जाएगा, NHCH2OH। तो ये NH2NHCH2H, इसका नाम हो जाएगा हाइड्राजीन एसिटिक एसिड। ठीक है, अब फिर क्या होगा, अब ध्यान से समझिएगा, इसकी रिएक्शन हम पोटेशियम साइनेट से करेंगे। अब कैसे रिएक्शन करेंगे, पोटेशियम साइनेट का फॉर्मूला होता है KNCO लिखो या KOCN, और C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, आपको ये बात पता है। तो क्या होगा भैया, यहाँ पर से ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर नाइट्रोजन में वैलेंसी डगमगा जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से समझना क्या होगा, ये NH2 जो है, ये NH2 तो ये वाला NH2 है, फिर है आपका CO। अब चूंकि जैसे ही नाइट्रोजन यहाँ कम होगा, ये वाला पूरा जो है नाइट्रोजन उठ के यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब जैसे ही नाइट्रोजन यहाँ शिफ्ट हो गया, नाइट्रोजन सपरिवार जाता है हमेशा, इसको भी लेके जाएगा CH2OH को। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन है वो यहाँ शिफ्ट हो गया है। ठीक है, अब कैसे शिफ्ट होगा, अब देखिए NH2 तो NH2 है, ये वाला NH2 है। अब ये पूरा जो नाइट्रोजन है, ये NH2 क्या है, ये है। अब ये जो पूरा नाइट्रोजन है, ये वाला जो नाइट्रोजन है, ये पूरा क्या करेगा, ये पूरा जाके यहाँ पर CO के पास अटैच हो गया। देखिए, ठीक है, तो ये NH2 है, ये CO है। ये CO कौन सा है, ये वाला CO है, ये जो मैंने अभी यहाँ पर बनाया था। ठीक है, ये यहाँ चला गया था, तो ये वाला जो CO है ये है वो, और इसके साथ ये जो नाइट्रोजन है वो ये वाला नाइट्रोजन है, ये इधर वाला नाइट्रोजन नहीं है। ठीक है, अब ये जो नाइट्रोजन है इसके साथ CH2COOH, ये है CH2COH। अब आप कहेंगे भैया ये नाइट्रोजन ये है, तो इस H का क्या हुआ, ये जो H है आपका यहाँ पर, क्योंकि वैलेंसी कम हो रही थी तो ये हाइड्रोजन यहाँ चला गया इस H के पास, और यहाँ से भी एक HCl, क्योंकि हम किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, पोटेशियम साइनेट और HCl के कॉम्बिनेशन के साथ। ठीक है, और क्या बच रहा है, KCN निकल रहा है बाहर, तो K तो यहाँ से निकल गया, Cl यहाँ से निकल गया, KCN हो गया। अब यहाँ पर जो H बचा हुआ है वो इस H के साथ जो है H2 बना के यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये NH2 यहाँ आ जाएगा।
क्या ये बात क्लियर हुई? एक बार और बता देता हूँ, कुछ नहीं है, बहुत आसान रिएक्शन है। NH2 ये है, ये NH2 है, ये जो CO है ये वाला CO है, ठीक है, और ये जो N है ये पूरा ये वाला N है, ठीक है। इसका हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है और ये जो हाइड्रोजन है, ये दोनों मिल के H2 बना के जो है यहाँ शिफ्ट हो जा रहे हैं इस नाइट्रोजन के पास, ये है वो नाइट्रोजन, और बाकी बचा हुआ CH2COH ये रहा आपका। क्या इतनी बात क्लियर है सबको? ठीक है, इसका नाम है सेमी कार्बा जेडियो एसिटिक एसिड, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ से HCl नहीं H2O रिलीज होगा, ये गलती से मैंने HCl लिख दिया है, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा H2O, ठीक है। यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और H2 बाहर हो जाएगा और बाकी सेम कंपाउंड यहाँ पर आ जाएगा। चूंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया तो यहाँ पर क्या बचा, एक H बचा, ठीक है। तो ये वो H है, NH हो गया। उसके बाद ये है CO, हम CO को ऐसे लिख देते हैं, एक ही बात है। फिर है आपका N, ये N है आपका। अब इधर पे जो ये नाइट्रोजन है उसको इधर शिफ्ट कर दिया है यूं ही, ठीक है, ताकि बाद में हम H2O निकाल सके। तो ये नाइट्रोजन, ये वाला जो नाइट्रोजन है वो ये है आपका, ठीक है। और ये वाला जो कंपाउंड है, मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ये कंपाउंड ये है CH2CO, ठीक है, और OH तो पहले ही बाहर निकल चुका है। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा साफ करके, ठीक है। क्या है आपका, ये NH में से एक हाइड्रोजन निकला, यहाँ से एक OH निकल गया, तो H2O तो H2O माइनस H2O तो पहले ही बाहर निकल गया है, ठीक है। बाकी NH, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन निकला है तो NH ये रहा आपका। फिर आपका CO है, ये है आपका CO, फिर ये नाइट्रोजन है और फिर ये वाला NH2 है। और बाकी बचा, अगर मैं इसको दूसरे कलर से करूं, ये दो जो कंपाउंड है CH2CO, ये CH2 ये CO यहाँ पर आ गया आपका, ठीक है। क्या ये बात सबको क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी में। अब क्या होगा, यहाँ पर जो है इसकी रिएक्शन 4 नाइट्रो फुरफ्यूरल से करेंगे हम। कैसे? आपका ये 4 नाइट्रो फुरफ्यूरल का वो है कंपाउंड है, देखिए 1 2 3 4 ग्रुप, 4 पे नाइट्रोजन है, फुरफ्यूरल का पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल गया और यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, तो H2O बाहर चला गया। और जैसे ही H2O बाहर चला गया तो क्या हो जाएगा आपका, क्लियर कर देता हूँ। जैसे ही H2O, ये देखिए यहाँ से H2O बाहर चला गया तो ये जो CH है ये डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बना देगा। क्यों डबल बॉन्ड बनाएगा? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखिए इसके पास कोई भी वैलेंसी नहीं है, तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इस कंपाउंड के साथ डबल बॉन्ड बना देगा इस तरह से। देखिए ये नाइट्रोजन इस कंपाउंड के साथ CH के साथ डबल बॉन्ड बना दिया। ये CH कौन सा है? ये वाला CH है। ये नाइट्रोजन कौन सा है? ये नाइट्रोजन है। और ये वाला जो नाइट्रोजन है वो ये बीच में जो नाइट्रोजन है वो रहा। बाकी एज इट इज सेम टू सेम यही कंपाउंड रहेगा और हमको मिल जाएगा आपका नाइट्रोफ्यूरेन टॉयल, ठीक है। सिंपल सी स्ट्रक्चर है। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन था स्टार्टिंग में, इसको अगर आप समझ जाएंगे तो आप पूरा स्ट्रक्चर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, इसी में जो है लास्ट कंपाउंड है वो है मिथियामीन का, ठीक है। ये जो है मिथियामीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको भी याद करने की एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है? सबसे पहले नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजन तो आपके इस तरह से बेंजीन नुमा स्ट्रक्चर में आ गए, ठीक है। बेंजीन बनाया आपने और इधर उधर 3 नाइट्रोजन कर दिया और बीच में एक नाइट्रोजन और लगा दिया। अब इस नाइट्रोजन को बीच वाले इन तीनों नाइट्रोजन के साथ CH2 के फॉर्म में जोड़ना है, तो CH2 ये हो गया, इसको CH2 बोलेंगे हम, ठीक है। इस तरह से CH2 यहाँ भी जोड़ दिया आपने इस नाइट्रोजन के साथ और एक CH2 आपने यहाँ भी जोड़ दिया इस नाइट्रोजन के साथ, तो ये जो स्ट्रक्चर बना ये बना आपका मिथियामाइन का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसी के साथ आपका यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे एंटीवायरल ड्रग्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।